लॉकडाउन वही रियायत नहीं। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त यही निकलकर सामने आ रही है। 31 मई तक के लिए पूरे देश में यानी कि संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर कुछ ही देर के बाद सरकार की ओर से बाकायदा तमाम गाइडलाइंस भी जारी कर दी जाएंगी। आज लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है और कल से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो जाएगी। 14 दिन के लिए यह लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, यानी कि 31 मई तक लॉकडाउन का चौथा फेज जारी रहेगा। कैसा होगा लॉकडाउन 4, इसको लेकर अगले कुछ घंटों में माना यही जा रहा है कि सस्पेंस खुल जाएगा, गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, किस तरह की रियायतें दी जाएंगी, कहां पर लोगों को फायदा होगा, कैसे जिंदगी पटरी पर आएगी, इसको लेकर एक एक करके विस्तार से जानकारी सरकार की ओर से दी जाएगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। पूरा देश निगाहें गड़ाकर बैठा हुआ है कि आखिर अब जब 54 दिन गुजर चुके हैं लॉकडाउन के, इसके बाद किस तरह की रियायत के लिए तैयार है सरकार, ताकि आम लोग भी जान भी जहान भी के जरिए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाएं। पूरे देश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इस तरह की बड़ी जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले जब लोगों को संबोधित किया था, उनकी ओर से साफ साफ कहा गया था नए रंग रूप नए नियमों वाला होगा लॉकडाउन, और इसको लेकर जल्द ही जानकारी आपको दे दी जाएगी। उसी जानकारी का देश को इंतजार है। हालांकि इन सब के बीच आज ही बड़ी खबर 3 अलग अलग राज्यों से सामने आई। पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने खुद से ही 31 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रखने का फैसला कर लिया। लेकिन इन सब के बीच माना जा रहा है कि 31 मई तक के लिए पूरे देश में यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा, रियायतों के साथ। हालांकि ये लॉकडाउन होगा यानी कि नया रंग रूप होगा, यानी कि लॉकडाउन 1 में हमने जो देखा, लॉकडाउन 2 में वैसी स्थिति नहीं रही। लॉकडाउन 2 की जो नियम कायदे कानून थे लॉकडाउन 3 में नहीं रहे, और लॉकडाउन 3 में जो रियायतें दी गई थी अब उससे ज्यादा छूट माना जा रहा है कि लॉकडाउन 4 को लेकर सरकार दे सकती है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आप मंजीत, क्या और जानकारी मिल रही है? कितने देर में पूरी जानकारी डिटेल में विस्तार में मिल जाएगी? देश को 31 मई तक बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन। इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अभी तक 2005 के तहत जो लॉकडाउन बढ़ाए गए थे, और ये चौथा चरण एक तरह से होगा जो कि कल से लागू होगा, और 31 मई तक इसको बढ़ाने की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सिफारिश की है। और अभी जो अंतरिम गाइडलाइन है, जो नई गाइडलाइन जिसका संकेत प्रधानमंत्री ने दिया था, वो थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्रालय की तौर से विस्तृत जो गाइडलाइन है वो सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनको जारी की जाएंगी। और जहां तक उम्मीद की जा रही है, जैसा कि लगातार प्रधानमंत्री की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें जिस तरह के सुझाव सभी राज्यों से मांगे गए थे, और राज्यों की तरफ से जो उद्योग धंधे और बाकी जो रोजमर्रा के जो कामकाज है उसको खोलने की जो अलग अलग राज्यों की मांगे थी, वो सारी चीजें काफी हद तक शामिल होगी। हालांकि साथ में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो कम्युनिटी में फैलने की जो उपाय हैं कोरोना का, उनका भी ध्यान रखा जाए। और खासतौर से जो रेड जोन के इलाके हैं, शायद राजधानी दिल्ली के कई इलाके हैं, मुंबई की बात की जाए, गुजरात के कई इलाके हैं, ऐसे इलाकों में किस तरह की गतिविधियां शुरू करनी है, और बाकी जो इलाके हैं जहां पर जिनको हम ग्रीन जोन की बात कर रहे हैं, वहां पर खासतौर से जो उद्योग धंधे हैं उनको उसमें काफी छूट मिलने की उम्मीद की जा रही है। जी, एक लाइन में बताएं, डिटेल्स कब तक आ जाएंगी? थोड़ी देर बाद गृह मंत्रालय की तरफ से करीब 1 घंटे के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस पर विस्तृत जो गाइडलाइन है जो राज्यों को जारी की जाएगी मुख्य सचिवों को, वो जारी हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया मंजीत नेगी इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो 31 मई तक के लिए नई गाइडलाइंस के साथ लॉकडाउन 4 का ऐलान बस कुछ ही देर में किया जाएगा। इसका देश को इंतजार है, यानी कि 31 मई तक लॉकडाउन का चौथा फेज जारी रहेगा। कैसा होगा लॉकडाउन 4, इसको लेकर बस कुछ ही देर में सस्पेंस खुल जाएगा, जिस पर पूरा देश यही सोच रहा है कि कहां मिलेगा फायदा, कहां मिलेगी छूट, कहां मिलेगी राहत। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में साफ कर दिया था कि अभी हिंदुस्तान को लॉकडाउन से राहत मिलने वाली नहीं। ऐसे में लॉकडाउन 3 का आज आखिरी दिन है और 54 दिनों से कोरोना बंदी में कैद देश की निगाहें लॉकडाउन 4 पर है।
आखिर लॉकडाउन 4 कैसा होगा? तमाम माथापच्ची के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसका ऐलान कुछ घंटों में हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक देश के कोरोना से प्रभावित 30 जिलों को लॉकडाउन में कोई खास रियायत नहीं मिलेगी, जिसमें देश की 4 मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शामिल है। कई राज्यों में रियायत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं कोरोना संकट से बुरी तरह जूझ रहे पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया गया है। ये लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का निर्णय हुआ है। उसमें जो डिटेल्स है, उसमें ग्रीन जोन में क्या रियायती दी जाएंगी, ऑरेंज जोन में क्या रियायती दी जाएंगी, रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन में, इसका पूरा डिटेल, अभी पूरा ब्यौरा राज्य शासन उसमें डिटेल्स देंगी। लेकिन 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है महाराष्ट्र में। कर्फ्यू हटा देनी है, कोई कर्फ्यू नहीं होएगा पंजाब 18 तारीख तो, लेकिन लॉकडाउन ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ थोड़ी हिम्मत और ये लॉकडाउन ਦਾ है कि ਸਾਡੇ पंजाब ਅੱਜ बचा होया। सरकार के सामने एक चुनौती ट्रांसपोर्ट को शुरू करने की है। ऐसे में सरकार ने कुछ शर्तों के साथ लोकल ट्रेन, बस, मेट्रो सेवा को ढील देने की तैयारी की है। ऑटो टैक्सी भी सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ शर्तों के साथ शुरू की जा सकती है। हवाई सेवा भी अब धीरे धीरे शर्तों के साथ बहाल करने की तैयारी है। कंटेनमेंट जोन इलाकों को पूरी तरह सील रखा जाएगा, जबकि ग्रीन और ऑरेंज जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन 4 में स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल खोलने की छूट नहीं होगी। वहीं बार्बर शॉप और स्पा सेंटर को रेड जोन में सावधानी के साथ खोला जा सकता है। हालांकि कंटेनमेंट इलाके में यह बंद रहेगा। रेस्टोरेंट होम डिलीवरी के साथ खोले जा सकते हैं। वहीं फैक्ट्री और ऑफिस कम कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे। इस 1.5 महीने के अंदर लगभग सारा देश बंद था, पूरी दिल्ली बंद थी। बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत तो हम लोग करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। आने वाला समय काफी कठिन समय है। बहरहाल कोरोना के मामले देश में कम होने का नाम नहीं ले रहे। 24 घंटे के अंदर करीब 5000 नए केस सामने आए हैं। लेकिन कोरोना संकट के बीच आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन 4 की रूपरेखा और छूट के बीच तालमेल किसी चुनौती से कम नहीं। आज तक ब्यूरो। अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, आखिर वो कौन कौन सी रियायतें हैं जिनके जरिए लॉकडाउन 4 की दिशा में आगे बढ़ेगा देश। इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों के 6 बड़े मंत्री हमारे साथ दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, जिनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री जय कुमार सिंह जी मौजूद हैं। नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल विज गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री हरियाणा सरकार के, वो भी मौजूद हैं। कमल पटेल जी कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन रजा वरिष्ठ मंत्री यूपी सरकार के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप 6 लोगों का बहुत स्वागत है आज तक पर। शुरुआत नवाब मलिक साहब से मैं सबसे पहले आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने खुद से फैसला करते हुए 31 मई तक के लिए लॉकडाउन 4 को बढ़ा दिया है और सबसे ज्यादा मामले भी देश भर में अगर चिंता पैदा करने वाले हैं तो महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। कैसी रियायतें लॉकडाउन 4 को लेकर, किस दिशा में, कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, जान भी और जहान भी, ये सपना कैसे साकार होगा, विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, ऐसा है कि जो एमएचए की गाइडलाइंस हैं जी, उसको ही लेके जो भी रियायतें होगी वो दी जाएगी। अपने तरीके से कोई एमएचए की गाइडलाइन का वायलेशन करके रियायत नहीं होगी। महाराष्ट्र में बात सच है कि लगभग 30,000 के करीब पॉजिटिव केसेस हमारे यहाँ डिटेक्ट हुए, जिसमें से लगभग 7,000 लोग डिस्चार्ज हो गए, 1100 के करीब मौतें हुई है। ये बात सच है। लेकिन कुछ इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के हालात हैं, मुंबई हो, एमएमआर रीजन हो, पुणे हो या कुछ बड़े शहर हो, उसको छोड़कर जो देहात है वहाँ पे कुल मिला के परिस्थिति जो कंट्रोल में है जी, या वहाँ पे केसेस लोकल नहीं है, कहीं ना कहीं ट्रांजिट में कुछ केसेस आ जाते हैं। रूप से वहाँ पे जो केंद्र के काम हो, सरकारी ठेके के जो भी काम है, चाहे इरिगेशन के हो, पीडब्ल्यूडी के हो या महानगर पालिका, नगर पालिका के हो, छोटे कारखाने हो, की परमिशन तो पहले भी दी गई है। लेकिन कुछ शर्तों के तहत जो एसेंशियल सर्विसेज के जो प्रोडक्शन है उसको भी हम रेड जोन में भी हमने शुरू रखने की परमिशन दी गई कुछ शर्तों पे। अब एसेंशियल सर्विसेज में हमने जो बरसाती उत्पादन है, जैसे तारपोलिन हो, छाता हो, रेनकोट हो,
इस तरह की चीजें उनको भी हमने इंक्लूड कर लिया है चीजों में। ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शन साइट को भी शुरू करने के लिए मान्यता दी जा रही है। अब केंद्र सरकार का जो भी निर्णय होगा, एमएचए की गाइडलाइन आएगी, उसके तहत ही हम परमिशन देंगे। अपने तरीके से कोई अलग सा निर्णय करना हमें लगता है कि नियम के अनुसार नहीं है। एमएचए की गाइडलाइन के तहत सारे निर्णय होंगे। ठीक है, यानी कि आपको गाइडलाइंस का इंतजार है कि कहां पर रियायतें दी जाएं, कहां पर नहीं दी जाएं। इसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से तत्काल कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब चूंकि पुणे और मुंबई से ही 70% से ज्यादा मामले सामने आए हैं, इसलिए आप बता रहे हैं कि बाकी के हिस्सों में धीरे धीरे करके उन लोगों को छूट दी जाएगी। अब मोहसिन रजा, मैं आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि 31 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान अब से कुछ ही देर के बाद किया जाएगा, इस तरह के संकेत हमें मिलने लगे हैं। गाइडलाइंस का भी इंतजार है। यूपी सरकार की क्या है तैयारी? कहां पर मिलेगी छूट, कहां पर दी जाएंगी रियायतें? ने पहले भी कहा था, अभी कुछ दिन पूर्व भी बात हो रही थी, हम आज तक पे ही कह रहे थे कि जो गाइडलाइन हमें केंद्र से मिलेगी और जो सारे ही राज्यों ने अपने अपने विचार रखे थे माननीय प्रधानमंत्री से और आदरणीय योगी जी ने जो यहाँ के बारे में, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों के बारे में उनसे बात रखी है, उस पर जो गाइडलाइन आएगी हम उस पर काम करेंगे। जो हमें जरूरत थी, जिस चीजों के लिए हम सोच रहे थे, हमारी सरकार सोच रही थी, आदरणीय योगी जी ने सोचा था, वो अवगत करा दिया था केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को। तो जैसे ही वहां से गाइडलाइन आएगी, हमारी बातें वहां पर जा चुकी हैं। सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी थी केंद्र को, और किस तरह से कौन सी चीज को कैसे खोला जाए, किस क्रम में खोला जाए, ये सारी चीजों को लेकर एक पूरा मंथन हुआ है। पूरे सारे राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ बैठे हैं और तमाम और एक्सपर्ट्स ने भी बातें की हैं। और वैसे भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी जब से लॉकडाउन, प्रथम लॉकडाउन से ही सारी चीजों को लेकर बहुत सतर्कता के साथ में लगातार अपने अधिकारियों के साथ में उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्था को चाक चौबंद करके रखा हुआ है। अब जो आज नए रंग रूप का माननीय प्रधानमंत्री का लॉकडाउन होगा, हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सतर्कता के साथ में सारी चीजें सशर्त जो रखी जाएंगी, उन शर्तों को क्या शर्तें होंगी और किन किन चीजों को हम किन सेक्टर को छूट देंगे, कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन से हमारे और उद्योग खुलेंगे, किस तरह से खुलेंगे, ये गाइडलाइन पर ही हम तय करेंगे। मतलब सभी की निगाहें इस बात पर है कि केंद्र सरकार की ओर से क्या गाइडलाइन जारी की जाती हैं, उसी के जरिए राज्य आगे बढ़ेंगी। लेकिन आप लोगों की सलाह क्या रही, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। अब मैं जय कुमार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि एक जो तस्वीर आज सामने आई है, हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी मजदूर अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपकी है तैयारी, खासतौर से मजदूरों को राहत देने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं उन्होंने घर वापसी की है बिहार में। उनके लिए क्या है प्लान आपका, कैसे आगे बढ़ेगी आपकी सरकार? देखिए चित्रा जी, हमारी सरकार में बहुत व्यवस्था किया गया है। जो आप जान रहे हैं, सबसे डेंस पॉपुलेशन बिहार का बाहर रहता है श्रमिक के रूप में, और आने की सभी रास्ते खोल दिए गए हैं। अभी तक लगभग 4 लाख लोग चले आए हैं बिहार में। सबकी हम क्वारंटीन सेंटर खोले हुए हैं, अच्छा व्यवस्था दिए हुए हैं। लेकिन जो लोग वहां से इतने दूर आ गए, उनकी घर तक पहुंचने की जो मानसिकता और माइंडसेट जो बना हुआ है, यही कारण है कि सरकार विरोधी कभी नारा लगाने के पीछे कोई ये नहीं है कोई चीज की कमी है। उनकी एक भावना बनी हुई है कि मैं कैसे घर में चले जाऊं, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो भी आप इन दिनों संख्या, बढ़ा हुआ संख्या जो बिहार के आप देख रहे हैं, जो 1100 से अधिक हुआ है, उसमें सर्वाधिक पाया गया है कि जो बाहर से लोग आए हैं वही पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। फिर भी हमारी सरकार इस लॉकडाउन का में क्या क्या चीज हो रही है, कैसे हम श्रमिकों का रोजगार दें, चूंकि बाहर से आ गए, यहाँ जो कामगार है वो बड़ी पैमाने पर हम 50 लाख लोगों का एक सरकार की माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक तैयारी की गई है कि 50 लाख श्रमिकों को हम रोजगार कैसे दे पाएंगे, उसकी सारी रूपरेखा तैयार की गई है। अब हमें इंतजार है कि लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार की क्या क्या गाइडलाइन आती है, किन चीजों में छूट मिलती है, कौन सी निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है, कौन सा इंडस्ट्री हो सकता है, और केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, मनरेगा जैसे योजनाएं हम चालू करने को सोच रहे हैं। गांव में जो लघु सिंचाई, माइनर इरिगेशन की जो काम है, इरिगेशन की जो काम है, जिसमें काफी लेबर ओरिएंटेड ये सब चीजें हैं, तो हम वैसे दरवाजे को खोलना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम अभी इस गाइडलाइन का प्रधानमंत्री द्वारा
जो आज एक निर्देश जो जारी होने वाला है गृह मंत्रालय द्वारा, उसका हमें इंतजार है सर। उसका तो आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बिहार की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। जय कुमार सिंह जी, आज ही हमने देखा कहीं पर 6-6 दिनों से लोग क्वारंटीन किए गए हैं, वहां पर पानी की सुविधा नहीं है, मजदूर जहां तहां बेबस 2 जून की रोटी के लिए बिलख रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें कि आप 50 लाख मजदूरों को रोजगार कैसे मुहैया कराएंगे, सर ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। अभी तो 2 जून की रोटी का सवाल है कि वो कैसे आप लोग मुहैया करवा रहे हैं, और टेस्टिंग की व्यवस्था आप कैसे कर रहे हैं। बिहार चित्रा जी, हम बिहार में हैं और हम लोग इसकी बेहतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप कभी धरातल पर आकर कभी देखा जाए, कहीं किसी चीज का यदि कोई एक सेंटर पर कमी हो गई होगी तुरंत सुधार होती है, लेकिन जो क्वारंटीन में सेंटर पर जो बिहार में जो व्यवस्था दी गई है उसकी प्रशंसा हम लोग गांव के उन परिवारों से फीडबैक लेते हैं, है सर, और वहाँ के लोगों से लेते हैं। हमारा काम आपको आईना दिखाना है, व्यवस्था किया, क्योंकि इसी उम्मीद के साथ आपको सरकार बनाया था वहाँ की जनता ने। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ सर, ये बहस का वक्त नहीं है, सब मिलकर आगे बढ़े इसका वक्त है। सभी लोग, ठीक है सर। आज चित्रा जी, हमारे सभी पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि, गाँव की जो पंचायती राज है, सभी के सभी जागरूक हैं और सभी लगे हुए हैं। कम से कम परेशानी हो बाहर वाले लोगों का, क्योंकि वो हमारे हैं, हमारे बिहार के हैं, हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। सर वो हमारे भी हैं, हमारे देश के हैं, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कम से कम आपकी व्यवस्था दुरुस्त हो, ताकि ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आए जो हम लोगों की भावनाओं को भी ये सोचने पर मजबूर कर दें कि आखिर सरकार नाम की कोई चीज़ भी है इस देश में या नहीं है। ये टिप्पणी करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हर एक सरकारें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अनिल विज जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि 31 मई तक की ये नई तारीख आ रही है। हरियाणा सरकार की क्या है तारीख, कैसे आगे बढ़ने का पूरा प्लान, पूरा खाका आपकी सरकार तैयार कर रही है? हरियाणा के लोगों को क्या बताएंगे आप? देखिए, दुनिया बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। हिंदुस्तान में भी कोरोना के केस 90,000 को पार कर गए, इसलिए एक एक कदम सोचकर चलने की जरूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी सबसे बात करके अपना मन बना रहे हैं। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सभी से उनके विचार लिए कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अपना विचार वो दे चुके कि जान भी और जहान भी, लेकिन ये दोनों साथ साथ कैसे चले, क्या उसकी रूपरेखा हो, किस ढंग से उसको आगे बढ़ाया जाए, ये उन्होंने सभी राज्य सरकारों से उनके सुझाव भी मांगे। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। हमारे 330 एक्टिव केस हैं आज की तारीख में, और हमारा जो रिकवरी रेट है वो 62% है। तो हमारे केवल 4 जिले जो दिल्ली के साथ लगे हुए हैं, 70% केस उन 4 जिलों में हैं, क्योंकि दिल्ली में संक्रमण बहुत ज़्यादा है और उसके कारण से हमारे प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और बाकी सभी मुख्यमंत्री जी ने भी, जब प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें यही बात रखी थी कि लॉकडाउन के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में और ढील दी जाए। उसमें हमने अपना सुझाव भी रखा था। हमने कहा था कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ चलाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि ढील के साथ साथ सख्ती की भी बहुत ज़रूरत है। जो कोरोना से बचने के लिए मापदंड तय किए गए, जैसे मास्क डालना और 6 फुट की दूरी रखना, उनके लिए भी सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। जैसे हेलमेट डालना जरूरी है, वैसे ही मास्क डालना भी जरूरी किया जाना चाहिए। उसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए और 6 फुट की दूरी के लिए भी कानून बनाना चाहिए। तभी हम ये जो ढील दी जाएगी, ये जो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी, तभी हम इसमें उसका लाभ उठा सकते हैं और तभी इसका हमको फायदा हो सकता है। तभी दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं कि जिंदगी भी बचे
और व्यापार भी आगे बढ़े। नहीं तो दिल्ली बॉर्डर व्यापार सील रहेंगे। आप पूरी तरह से इस बात पर पुख्ता हैं, क्योंकि 70 से ज्यादा मामले वहीं से सामने आए हैं। आपने ये कहा कि वहां पर किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं होगी। 70% से ज्यादा मामले उन्हीं 4 जिलों से आए और इसीलिए हमने अपने बॉर्डर सील किए थे। परंतु अब दिल्ली की माननीय हाई कोर्ट ने हमें उसमें कुछ इजाजत ढील देने की बात कही है। हम हाई कोर्ट का फैसला मानेंगे, लेकिन हमने कहा है कि हम उन्हीं को पास देंगे जो कोरोना नेगेटिव होंगे। जो पॉजिटिव होंगे उनको हम पास नहीं देंगे। उनको पहले अपना कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर कोरोना नेगेटिव होंगे तो हम हरियाणा में आने की छूट देंगे। ये महत्वपूर्ण आपने बात कही। इसके पहले आपने जिक्र किया मास्क पहनने की अनिवार्यता का और सोशल डिस्टेंसिंग का। तो यहाँ पर दर्शकों को जल्दी से हम बता दें, यूपी सरकार का फैसला है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी बिना मास्क के पाया जाता है, पहली बार 100 रुपए उसे देना होगा जुर्माने के तौर पर, दूसरी बार पकड़ा गया तो 250 रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपए देना होगा। तो क्या इस तरह से भी हम आगे बढ़ सकते हैं ताकि लोगों को ये आदत दिलाई जाए कि वो घर से जब भी बाहर निकले मास्क लगाकर जरूर निकले? प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मंत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास भी हम चलेंगे, कमल पटेल जी के पास। लेकिन पहले प्रताप सिंह जी, आपका रुख करते हुए, राजस्थान सरकार किस तरह से तैयार हो रही है ताकि जान भी जहान भी इसके जरिए हम कम से कम अपने लोगों को राहत पहुंचा पाए, उन्हें रियायत दी जाए? क्या है आप लोगों की तैयारी लॉकडाउन 4 को लेकर? देखिए, लॉकडाउन 4 पूरे देश के लिए चुनौती है, राजस्थान के लिए भी चुनौती है। लॉकडाउन 4 में वो जिंदगी पटरी पर लौटनी चाहिए जो ठहर गई है। जिंदगी पटरी पर लौटे और लोग कोरोना से बचाव भी कर पाए। आप खुद जानते हैं, पूरा रोज मैं आज तक देख रहा हूं, आज सुबह से देख रहा हूं, सब जगह मजदूर पैदल चल रहा है। मजदूर इंडस्ट्रीज में जो काम करता था, चाहे वो राजस्थान में काम करता था और यूपी बिहार की तरफ बढ़ रहा है, हमने उनके लिए बसें लगाई, उनके लिए जगह जगह कैंप लगाए, उनका खाने खिलाने की व्यवस्था की और ऐसे हालात पैदा हो गए। ऐसे में लॉकडाउन 4 में प्रधानमंत्री जी को और पूरे केंद्र सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि यदि कहीं मजदूरों को पूरे देश में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी स्टेट में, तो ऐसे में केंद्र सरकार को बड़ी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है और उनके दर्द को समझना पड़ेगा। नंगे पांव मजदूर चल रहा है, उसको चप्पल पहना रहे हैं हम लोग, हालात खराब है। ऐसे में जब टीवी पर खबरें देखते हैं तो सबके सामने चुनौती आती है। आज सुबह भी हमने बसें लगाई, पार्टी की तरफ से बसें लगी हमारी, और वो बसें लगकर यूपी तक में उनको अंदर लेकर जा रही है। कंपटीशन का वक्त नहीं है, लेकिन अब जब लॉकडाउन 4 आ रहा है, ऐसे में लोग समझें। हमने भी राजस्थान में जुर्माना लगा दिया है मास्क के ऊपर, मास्क लगाना ही पड़ेगा। कोई मास्क नहीं लगाएगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। मास्क के अलावा हमने सारी गाइडलाइंस, पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद देख रहे हैं, सारी गाइडलाइन हमने जारी की है। और यही कारण है कि आज राजस्थान में जो मजदूरों के हालात पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं, वो हालात राजस्थान में देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसा कोई बड़ा टकराव पुलिस में मजदूरों में नहीं है, क्योंकि सब जगह राजस्थान की सरकार की बसें, रोडवेज की बसें हर रोड पर छोड़ी जाती है रोज। और जहां मजदूर पैदल चल रहा है, दूसरे राज्य से घुसता है, उसको भी बसों में बैठाकर पहले सेंटर पर खाना खिला के फिर उसको लेकर जाया जाता है। अब इस वक्त केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बन गई है कि लॉकडाउन 4 जब आए तब जो भी व्यवस्था हो, उसमें जो कमी रह गई है राज्य सरकारों से, अब तो 3-4 दिन तक तो ट्रेन, बस और ये इतना बड़ा पैकेज आपने जारी किया, उस पैकेज में मजदूरों के लिए अलग से सिर्फ उनको घर पहुंचाने के लिए कहीं पैकेज 4 दिन तक, चौथा पैकेज आज 4 दिन तक इस पैकेज को जो देश में 20 लाख करोड़ बोला गया, वो पैकेज ऐसे दिया गया जैसे चुनाव घोषणा पत्र आ रहा है। ये चुनाव घोषणा पत्र नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की मदद करने के लिए पैकेज आप दे रहे हैं। आप रोज सीतारमण जी गुस्सा कर रही है पत्र आपको कहां पर लग गया? वहां पर राहुल गांधी जी क्यों चले गए? राहुल गांधी जी को दर्द बांटने का अधिकार है। यदि वो गए और उससे आपकी नींद खुलती है तो आपको नींद खोलनी चाहिए, और नींद खोलकर उनको वहां पर नींद खुल रही है तो वहां पर आपको काम करके दिखाना चाहिए। मोहसिन रजा जी आप बोल चुके हैं, तब आपके बीच में मैं नहीं बोला। एक एक करके हम अपनी बात रखेंगे। प्रताप सिंह जी, लेकिन कमल पटेल जी के पास भी मुझे जाना है। मोहसिन रजा, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक एक करके सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार मजदूरों के दर्द को समझे, और विपक्ष की पार्टी के रूप में राहुल गांधी उनके बीच में बैठकर उनका दर्द आपको बता रहे हैं, तो वो दर्द सुनकर केंद्र सरकार को नाराज नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन के 53वें दिन आई, ये भी तो सवाल पूछा जाएगा ना।
केंद्र सरकार में इस वक्त केंद्र सरकार को लॉकडाउन 4 में सर, अगर दवा सही समय पर नहीं दी जाए तो फिर वो नासूर बन जाती है। प्रताप सिंह जी, और मॉरल ड्यूटी से अरे भैया मॉरल ठीक है, आप जिस सवाल खड़े कर रहे हैं उसका जवाब मैं ले लूंगी मोहसिन रजा से। ठीक है प्रताप सिंह जी। केंद्र सरकार ये जो कमल पटेल वाले बीच में, ठीक है सर, हो गई आपकी बात। कमल पटेल जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा प्लीज। तो आपको मजदूरों का दर्द इस लॉकडाउन 4 में नजर आना चाहिए, मजदूरों का दर्द मिटना चाहिए, और जब दर्द मिटेगा तब वो सामने आ जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश कमल पटेल जी, अब मैं सीधे आपका रुख करना चाहूंगी। मजदूरों को शर्म नहीं आ रही? आपकी पुलिस मार रही है मजदूर को, तब आपको शर्म नहीं आ रही? यहाँ टीवी पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें करो, जाके अपनी पुलिस को संभालो। मजदूरों की पिटाई हो रही है वहाँ पर, मजदूरों को बसें लगा नहीं रहे, जैसे कांग्रेस पार्टी लगा रही है। आप इस टीवी पे बैठकर बड़ी बड़ी आज तक पर झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने वाले को ना देश माफ करेगा ना भगवान माफ करेगा, क्योंकि आप सिर्फ टीवी पर झूठ बोल रहे हो। यूपी के पहले आपने यूपी में घुसने नहीं दिया लोगों को, लोगों के साथ धोखा किया। आपके धोखे को देश देख रहा है। केंद्र सरकार मजदूरों का अपमान कर रही है। केंद्र सरकार ये कह रही है सिर्फ 2 महीने का राशन देंगे। 2 महीने का राशन क्यों दोगे? आपको पूरे 1 वर्ष के राशन की व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे बुरे हालात। सर, आप लोग अपनी तू मैं बंद कीजिए। कभी कभी एक देश के तौर पर भी हमको सोचना चाहिए। ठीक है सर, और कोरोना काल में एक दूसरे पर आक्षेप हो गई। मोहसिन रजा आपकी भी बात, प्रताप सिंह जी भी आपकी बात। कमल पटेल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश से भी मजदूरों की पलायन की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद भयावह हैं। आज भी अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो चिंताजनक हैं। फिलहाल ये बताइए, इसको दुरुस्त करने के लिए आपकी सरकार की क्या है व्यवस्था, और वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन 4 को लेकर क्या है आपकी तैयारी? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में कोरोना का संकट है। भारत पे भी वो संकट आया है, लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है, शहर और गांव मिलकर देश बना है। कोरोना का असर सिर्फ शहरों में है, 70% गांव है उनमें नहीं है, खेती पे नहीं है, किसानों पे नहीं है, गांव के मजदूरों पे नहीं है। और इसलिए हमारे देश के सब उद्योग धंधे बंद हैं, बड़े उद्योग से लेकर व्यापारिक दुकान तक, पान की चाय की दुकान। लेकिन गांव में गांव खुले हैं, खेत में खेती हो रही है, हमारे यहाँ अनाज पैदा हो रहा है, सब्जियां पैदा हो रही है, दूध दे रहे हैं, और इसके कारण लोगों को जीवन दे रहे हैं। और इसलिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बहुत ही संवेदनशील हैं, हमने गेहूं कटाई के लिए किसानों को हार्वेस्टर की सुविधा उपलब्ध कराई। गेहूं हमने खरीदना शुरू किया कोरोना के कारण 20 दिन बाद तक, लेकिन अभी तक हम 83% गेहूं 100 लाख मेट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य रखा था। कांग्रेस की सरकार ने पिछले बार 2 महीने में 63 लाख खरीदा, हमने अभी 83 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है। 20,000 करोड़ रुपया हम किसानों के खातों में डाल चुके हैं। और अभी गर्मी में हमने मूंग की सिंचाई की व्यवस्था की है। मैं हरदा से रहने आता हूं, हरदा और होशंगाबाद में तवा डैम में हमने मूंग की फसल के लिए पानी छोड़ा। 2000 करोड़ की मूंग होगी, 200 करोड़ लोगों को लॉकडाउन के चलते मजदूरों को मजदूरी दी है। और इसलिए गांव में कोई कोरोना का असर नहीं है। सिर्फ शहरी क्षेत्र, जो भी बड़े बड़े शहर जैसे इंदौर, भोपाल, उज्जैन, यहाँ पर कोरोना का असर है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कहीं कोरोना का असर नहीं है। गांव में जीवन सामान्य है, खेती भी कर रहे हैं। हमारे सहकारिता विभाग के, हमारे फूड विभाग के कर्मचारी गेहूं खरीदी कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी पिछली बार, 3500 खरीदी केंद्र थे, हमने 4500 कर दिए हैं। और अभी हम 10 दिन के अंदर 100 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद रहे हैं और किसानों को भुगतान भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ 3,73,000 मजदूर इन 5 राज्य की सीमा लगी हुई है, वहां से लाए हैं। कोटा से हमने छात्रों को बसों में भर के हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। और इसलिए मध्य प्रदेश में कोरोना का उतना असर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है बार बार। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने, हम 5 मंत्री हैं, मुझे नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग का प्रभारी बनाया है। 2-2 संभाग हमको दिए हैं, 10 संभाग है, 5 मंत्री हैं। हम सब मिलकर प्रशासन अधिकारियों की हमने ड्यूटी लगाई है। और जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं, वो सीमा पे आते हैं, मध्य प्रदेश से होकर महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र वाले राजस्थान जाते हैं, गुजरात जाते हैं। हम वहां से बस से बैठाते हैं, उनको पानी भोजन व्यवस्था कराते हैं, उनकी जांच कराते हैं, उनकी ठहरने की व्यवस्था कराते हैं और फिर सीमा पे छोड़ के आते हैं। सारी व्यवस्था अगर आप करवाते हैं तो वो जो बेचारगी भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं मध्य प्रदेश से, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कमल पटेल जी, अब इतने सारे आंकड़े आप गिना रहे हैं, अब एक चीज आप भूल गए, उसका भी जिक्र कर देते कि इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए आप लोग काढ़े का पैकेट भी दे रहे हैं लोगों को, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूं।
मजदूरों की बेबसी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भूखे प्यासे मजदूर, ना उन्हें बस मिल रही है, ना कोई गाड़ी मिल रही है, ना उनकी मदद करने वाला कोई है। मैं आपको, मेरी बहन, मैं बता रहा हूं कि गांव में हम 2 माह का मूंग पैदा किया, मजदूरों को 10,000 रुपए महीना, पति और पत्नी, मेरे खुद ने 20 एकड़ में गेहूं लगाया, मूंग लगाया। मैं सवाल क्या पूछ रही हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? गांवों में टेस्टिंग अगर आप बढ़ा देंगे तो सही आंकड़े आपको पता चल जाएंगे। सच्चाई ये भी है ना, जिन राज्यों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उन राज्यों का ये भी दावा है कि दरअसल हमारे वहां बेहद गंभीरता से टेस्टिंग हो रही है। हमारे यहाँ 4,790 पॉजिटिव पाए गए, हमने 2,677 ठीक होकर घर चले गए, 48% 2,315, और इसलिए 48% लोग रिकवर हुए हैं। मात्र 243 लोगों की मृत्यु हुई है, और वो भी 65 साल से ऊपर जो गंभीर बीमार थे वो हुए हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का कोई असर नहीं है, जीवन सामान्य है। हमने सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए हैं जिले में, उसमें जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस हो, निर्दलीय हो, सबका, व्यापारिक, उद्योगपति और किसान, सबका समूह बना के चर्चा की है। और किस प्रकार जनजीवन सामान्य किया जाए, कैसे लॉकडाउन किया जाए, उसकी चर्चा जनता से, जनप्रतिनिधियों से बात करके की है। हमारे मुख्यमंत्री ने लगातार अकेले 1 महीना मेहनत करके कंट्रोल किया हमने इसके ऊपर, और उसके कारण मध्य प्रदेश के अंदर हमने बहुत कुछ कोरोना पे नियंत्रित किया है। लोगों का जीवन सामान्य है, लोगों के फसलें कटी है, खरीदी भी की है, उनको पेमेंट भी हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ग्रामीण क्षेत्र जो 70% है वहाँ कोरोना का कोई असर नहीं है। जिस प्रकार अगर उद्योग धंधे और व्यापार बंद हुआ, अगर खेती बंद हो जाती तो लोगों को दोनों टाइम का भोजन मिलना मुश्किल हो जाता। और इसलिए इस देश के किसानों को मैं प्रणाम करता हूं। जीवनदाता किसान है और मजदूर हैं, वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और हम जो बाहर के मजदूर आ रहे हैं इस प्रांत से उस प्रांत मध्य प्रदेश से होके, उनके पानी की, ठहरने की, भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं और वाहन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। सैकड़ों बसें चलाकर हम पहुंचा रहे हैं उनको निःशुल्क। एक बार फिर से नवाब मलिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के अपने दावे हैं और बाकी सरकारों के अपने दावे हैं। नवाब मलिक साहब, अगर महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं तो उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अब कहा तो यह भी जा रहा है कि कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बेड तक की कमी वहां पर देखी जा रही है कोरोना पेशेंट के लिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि 30,000 के करीब आंकड़े हैं, उसमें लगभग 2/3 जो आंकड़े हैं वो मुंबई शहर के हैं। और निश्चित रूप से मुंबई में अस्पतालों में संख्या कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। तो बड़े बड़े 1,000 बेड के 4 जगह पे व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही वो 4,000 बेड की तरह से शुरू हो जाएंगे, तो ये समस्या कम होगी। बेड कम पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को 2-2, 4-4 घंटे पता करना पड़ रहा है कि कहाँ बेड अवेलेबल है। जैसे ये चारों सेंटर एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये समस्या कंट्रोल में आ जाएगी। अब ये जो बढ़ा हुआ नंबर है, आपको ये मानना पड़ेगा कि कोरोना विदेश से आया। अंतरराष्ट्रीय विमानों का एक बड़ा हब है महाराष्ट्र, जो इंटरनेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है 30 जनवरी। उसके बाद महाराष्ट्र में और देश में 25 लाख यात्री आए, जिसमें महाराष्ट्र में अकेले 15 लाख यात्री आए। तो निश्चित रूप से जब बड़े पैमाने पे विदेशी आपकी धरती पर आएंगे, उतरेंगे, आके यहाँ से वहां जाएंगे, तो बड़े पैमाने पे जो ड्राइवर्स थे टैक्सी के वो इन्फेक्टेड हुए। कुछ लोग आके विदेश अपने घरों में रहने लगे, वहां काम करने वाले लोग इन्फेक्टेड हुए। तो हमें लगता है कि जितनी बड़ी संख्या में विदेश के यात्री आए, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग बाधित हुए हैं। और कहीं ना कहीं 3 लाख के करीब हमने टेस्टिंग भी कराया है। और जब टेस्ट कराया है तो हमारी नीयत है कि हम एक पेशेंट खोजें ताकि उनका इलाज हो, ठीक हो। एक डर लोगों में पैदा हो जाता है कि जैसे ही कोरोना होगा वो मर जाएंगे। पैदा करनी होगी कि कोरोना अच्छा होता है, उससे मौत हो जाती है, ऐसी नहीं। अन्य जो बीमारियां होती है उसके कारण मौत होती है, इलाज नहीं हो पाता है। हमें लगता है जो बीमार हो, सिम्टम आए, तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास आए, अपने आप को सामने लाए ताकि इलाज हो सके, छुप के ना बैठे। अगर ये शुरू हो जाएगा तो हमें लगता है जल्द से जल्द हम कोरोना पे नियंत्रण पा लेंगे। ठीक है सर, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। प्रताप जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करते हुए उसके बाद मोहसिन रजा मैं आपके पास भी आऊंगी और कमल पटेल जी आपके पास भी। मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये है, देखिए अभी मौजूदा दौर में सभी के मन में ये सवाल है जो घरों में मौजूद लोग हैं, क्योंकि 54 दिन हो चुके हैं और 14 दिनों के लिए और लॉकडाउन बढ़े जाने की संभावना, जिसका ऐलान अब से कुछ ही देर के बाद हो जाएगा।
लोगों को रियायत देने के लिए, उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह भी है, टेस्टिंग को लेकर बार बार क्वेश्चन किए जा रहे हैं, इस पर आपका जवाब मैं चाहूंगी। देखिए, आपको पता है राजस्थान टेस्टिंग सबसे ज्यादा राज्यों वाले उसमें आता है पूरे देश में, और हमारे यहाँ पे रिजल्ट, डेथ रेशियो भी कम है, रिजल्ट अच्छे हैं। और हम चाहते हैं पूरे देश में जिस तरह से राजस्थान में रिजल्ट अच्छे वैसे रिजल्ट रहे। हमारी तो इच्छा ये है कि पूरे देश में कोरोना खत्म हो जाए। और जिस तरह से बात हो रही है पूरी दुनिया में कि भारत में जो कोरोना है उसकी पावर कम है, भगवान करे ये पावर कम रहे। और अब लेकिन हमारे साथ एक दिक्कत है, 130 करोड़ का मुल्क है, जहां पर दिक्कत ये आ गई है कि अब जो रोज दिहाड़ी मजदूर है, जो छोटा तबका है, मीडियम क्लास है, अब मीडियम क्लास भी बाहर निकलने लगेगा। हमें बड़ी छूट देनी पड़ेगी, लेकिन इस तरह से हमने तैयारी की है कि बड़ी छूट मिले और व्यवस्था पटरी पर आने लगे धीरे धीरे। अब नो डाउट ट्रेन चलेगी, प्लेन चलेंगे, इसके साथ साथ पब्लिक सर्विस भी हमें शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग जगह की जगह जहां अटक गए थे। हालांकि हमने राजस्थान में ये सिस्टम किया, अब कोई पास नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आप जा सकते हो, उसको चेक किया जाता है। धीरे धीरे सारी व्यवस्था पटरी पर आनी चाहिए। ठेले वाला, रिक्शे वाला, खोमचे वाला सब, लेकिन ऐसा व्यवस्थित हो कि यदि कोई ठेला लगाए तो हमने ये तैयारी की कि पहले उसका टेस्ट हो जाए मेडिकल, उसके बाद वो ठेला लगाए, खोमचे वाला, थड़ी वाला, दुकान वाला, जो सर ये सारी महत्वपूर्ण बातें आपकी मैं समझ रही हूँ, और लगातार वो उसके बारे में हम जानकारी भी दे रहे थे ग्राफिक्स के जरिए कि कहां पर छूट मिल सकती है और कहां पर नहीं। मजदूरों की बात आप बार बार कर रहे हैं, ये बताइए, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से तो कह दिया कि आप कैश दीजिए, साहूकारों की तरह काम मत कीजिए। राजस्थान सरकार ने कैश देने की व्यवस्था की है कि आपने मजदूरों को? देखिए चित्रा जी, हमने 1 करोड़ लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा दिया है। 1 करोड़ लोगों के लिए हमने फ्री गेहूं की, चावल की, दाल की व्यवस्था की है। पूरे राजस्थान में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा देकर राजस्थान पहली सरकार है जिसने 1 करोड़ लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा दिया। हम इतना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने कोई गलत बात नहीं की, नाराज नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी का नाम आते ही सब लोग नाराज होते, तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता, उन्होंने सीधे सीधे एक बात कही कि आप वही लोग हैं जिन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, अच्छे दिन आएंगे तो 15 लाख मत दीजिए, आप तो 15 से 50 हजार रुपए डायरेक्ट खाते में जमा करा दीजिए। आप ही ने नारा दिया था 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में जमा करा देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। आप सर अब 15 लाख की बात से आगे बढ़िए, मैं पूछ रही हूँ कि आपने क्या किया सर लॉकडाउन 4.0। हम 15 लाख पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, राजस्थान से जो मजदूर जा रहा है उसको बसों में बैठाते हैं, पूरा बॉर्डर पार कराते हैं, वहां लेकर जाते हैं। प्रताप सिंह जी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। ठीक है सर, आप चावल और गेहूं सिर्फ 2 महीने का देना चाहते हैं, 1 वर्ष तक आपको मजदूरों को चावल गेहूं फ्री देना चाहिए 1 वर्ष तक। आप 2 महीने 4 दिन से लगातार पैकेज की बात कर रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे। जवाब दीजिए मोहसिन रजा, ये व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है आपकी सरकार? घोषणा पत्र नहीं है ये। अनिल जी इस पर आपकी भी मैं टिप्पणी चाहूंगी, और जय कुमार सिंह जी भी। ठीक है मोहसिन रजा, देना चाहते हैं जैसे चुनाव होने जा रहे हैं। ठीक है प्रताप सिंह जी, मोहसिन रजा जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य में आदरणीय योगी जी जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से लगातार यहाँ के लोगों की चिंता कर रहे हैं। 23 करोड़ लोगों की चिंता कर रहे हैं, अभी उन्होंने बताया। मैं बताना चाहता हूं 18 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं 3.32 करोड़ राशन कार्ड जिनके पास नहीं थे उनको फ्री में राशन कार्ड से, जिनके पास नहीं थे निःशुल्क खाद्यान्न उनको उपलब्ध कराया गया है। और नए लोगों को, जो लोग आ रहे हैं हमारे राज्य में बाहर से श्रमिक भाई, वो 10 लाख से ज्यादा आ चुके हैं। आज की तारीख में 400 से ज्यादा ट्रेनों से आए हैं। कुल 22 करोड़ की आपकी जनसंख्या और 18 करोड़ को आपने फ्री में भोजन दे दिया। 1,000 रुपए की सहायता और उसके साथ साथ राशन भी दिया जा रहा है जब वो घर जा रहे हैं। तो हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और गरीब लोगों की चिंता कर रही है। किसानों के लिए हमने योजना बनाई है, 2.33 करोड़ मजदूरों को पंचायत में काम देने की योजना योगी सरकार ने बनाई है। वो योजना हमारी पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए चालू होने जा रही है। तो इसलिए किसानों को लेकर और गरीबों को लेकर, मजदूरों को लेकर आदरणीय योगी जी जितना जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश
में उसकी नजीर है। राजस्थान को सीखना चाहिए, महाराष्ट्र को सीखना चाहिए, दिल्ली सरकार जो वहाँ पे केजरीवाल की है उन्हें सीखना चाहिए। जो सरकारें कांग्रेस शासित प्रदेश है उनको हमसे सीख लेना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति है तो आप काम कर सकते हैं। करोड़ों करोड़ लोगों की मदद की है आदरणीय योगी जी ने, और उत्तर प्रदेश का लोहा मान रहे हैं। और राज्य भी ये अच्छी तरह से आप सब जानते हैं कि योगी जी ने दिन रात एक करके सर वो जो मजदूर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं मोहसिन रजा साहब, ज्यादा लोग हमारे यहाँ पर रुके हुए हैं। हमारे मोहसिन रजा साहब एक सेकंड सर, ये आंकड़ों की बाजीगरी में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। हमने रखा हुआ है, मोहसिन रजा साहब जाकर देख सकते हैं, उनको खाना भी मिल रहा है, उनको दवा भी मिल रही है, उनको रहने का इंतजाम। और उनके मोहसिन रजा साहब अलग अलग हिस्सों से मजदूरों की जो तस्वीरें यूपी से सामने आ रही हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है आपकी? नेतृत्व में कर रही है, ये इनको आईना दिखाएं, राजनीति करना बंद करिए, राजनीति करना बंद करिए। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, इसलिए खाली खिसियानी हम बात सोच रही है और कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया लगातार कर रही है, और कुछ ये कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार लाठियां मार रही है, पूरा हम एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि दर्शक ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। साहब लोगों की रोटी देते हैं, पैसा देते हैं, मजदूर का काम करते हैं। और ये जो पैकेज की बात करते हैं, लगातार पैकेज आप परेशान हैं, और भ्रष्टाचार आपने किया। हो चुकी है, सारा पैसा गरीबों का सीधा ट्रांसफर होगा। नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी से अगर सारी चीजें इतनी ही अच्छी हैं तो अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इतना परेशान क्यों करती हैं? मोहसिन रजा साहब एक सेकंड, मोहसिन रजा साहब एक सेकंड, प्रताप सिंह जी, इतने गंभीर विषय पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड सर प्लीज। मोहसिन रजा आप मजदूरों की तस्वीर देख रहे हैं क्या? मोहसिन रजा आप मजदूरों की तस्वीर देख रहे हैं क्या? सरकार से सीख लीजिए और आदरणीय मोदी जी से कैसे काम किया जाता है गरीबों के लिए, मोदी जी से सीखिए। मोहसिन जी आप ही से सीख लेते हैं। ये बताइए मजदूरों की तस्वीरें आपको दिख रही हैं नहीं दिख रही हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल हमें दिख रही हैं। उसके लिए आदरणीय योगी जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो जहां है उनको हम वहां पर व्यवस्था देंगे, लेकिन उनको पैनिक करने का काम यही राज्य सरकारें कर रही हैं जहां कांग्रेस और विपक्षी राज्यों की सरकारें हैं। कांग्रेस की सरकारें राजनीति कर रही हैं, हमारे किसान भाइयों को भड़का रही है, मजदूरों को भड़का रही है, मजदूरों को गुमराह किया जा रहा है, उनको पैनिक किया जा रहा है और ये खुद नहीं रख पा रहे हैं। हम तो पूरा इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी ने अपने राज्य में एक जो बाहर के मजदूर है उनकी भी व्यवस्था की है, जो हमारे हैं वो आए हैं उनकी व्यवस्था की है। हम तो सबकी व्यवस्था किए बैठे हैं, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर आपने कोई काम किया होता तो आज ये 4 राज्यों में न बचे होते। आपने काम ही नहीं किया, न किसानों के लिए न मजदूरों के लिए। कांग्रेस ने कभी नहीं कोई काम किया है। आज मोदी जी ने आज हिंदुस्तान के गोदामों में गेहूं और चावल ऐसे हालात कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम, एफसीआई के गोदामों में, लेकिन आपको गेहूं और चावल मजदूरों को नहीं देना चाहते। लड़ भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। हम जांच भी देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। ये नीति पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देश पर काम हो रहा है। आप लोगों के पास कुछ नहीं, 4 दिन से लगातार पैकेज को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 1 रुपया जनता को देते नहीं सड़कों पर, है। कहां इसके सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर पहले सड़क पर बैठे होते रेल मंत्री 2 महीने बाद अचानक आते हैं, जनता के सामने झूठ बोलते हैं कि हमने रेलें फ्री कर दी। कहां है आपकी ट्रेन? आपकी मॉरल ड्यूटी है। आप इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना है। राहुल गांधी जी विपक्ष में, राहुल गांधी जी आंसू पोंछते हैं, मुद्दा उठाते हैं, उस मुद्दे के ऊपर आपको जवाब देना चाहिए, काम करना चाहिए। राहुल गांधी मजदूरों का दर्द हिंदुस्तान की जनता के सामने उठाकर बता रहे कि केंद्र सरकार को मजदूर का दर्द देखना चाहिए, समझना चाहिए। और राहुल गांधी की आवाज, देश की जनता की आवाज है, उस आवाज को सुनना आपकी जिम्मेदारी है। विपक्ष की आवाज चैनल पर खड़े होकर चिल्लाने से नहीं दबेगी। विपक्ष की आवाज यदि आप चैनल पर दबाओगे, मीडिया में दबाओगे, उन्होंने सड़कों पर आएगा। इस वक्त कांग्रेस पार्टी मजदूरों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खून पसीना बहाएंगे। मुझे लगता है कि कम से कम कोरोना काल में आप लोगों को अपनी पॉलिटिक्स अलग रखनी चाहिए। मोहसिन रजा और प्रताप सिंह जी, ये बिल्कुल गलत बात है। आप जिस तरह मजदूर एक तरफ बेबस है, लोग
लाचार हो रहे हैं, अपने घरों के भीतर कैद हैं और आप लोग इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बात कांग्रेस या फिर बीजेपी की नहीं है। मोदी जी खड़े हैं मजदूर भाइयों के साथ में, भारतीय ठीक है सर, हो गए आप लोगों की बात। वो तस्वीरें भी सामने आ रही है, पूरा देश देख रहा है और तस्वीरें कम से कम कभी झूठ नहीं बोलती हैं। जय सिंह जी, मैं आपसे आना चाहूंगी। ठीक है सर, आप लोगों की बात हो गई। बिहार एक बार चलते हैं। बहुत ज्यादा प्रताप सिंह जी, हो गई आपकी बात, हो गई। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए किनारे रख देना चाहिए जब मुद्दा इतना ज्यादा संवेदनशील हो, और किसी के आंसुओं पर कम से कम हम लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए। आप लोग इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, उसके बावजूद इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। ठीक है सर, जय सिंह जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगी। देखिए, सबसे ज्यादा बेबसी, बदहाली की तस्वीर अगर कहीं से सामने आ रही है तो वो बिहार है। आप लोगों ने क्या सीखा है सर? क्या आप लोगों को दर्द नहीं होता है उस तरह की तस्वीरें देखकर? जय सिंह जी, नहीं, जो आप बात बोल रहे हैं चित्रा जी, बदहाल नहीं, पूरी सरकार और पूरी सिस्टम लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसमें हम लगे हुए हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार की बातें आप बोल रही हैं वैसा दृश्य कोई बिहार में हम लोग को देखने को मिला है। सर, आप टीवी खोल के बैठेंगे ना तो दृश्य है, दृश्य आपको दिखाई देंगे। बिहार और टीवी से ज्यादा आप अपने कार्यकर्ताओं से बात कीजिए सर, प्लीज। देख रहा हूं मैं। आप चित्रा जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप जो जितने भी लोग हम ट्रेन से आ रहे हैं, जहां उतर रहे हैं, जहां हमारी स्टेशन बनाए हुए हैं, वहां हम बसेस से उनके नियरेस्ट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट तक ले जाते हैं और वहां क्वारंटीन करते हैं। जो लोग बाहर से आकर बॉर्डर इलाका में, जो हमारे कैमूर के इलाका है, सिवान के इलाका है, आप देख रही हैं, वहां पर राज्य सरकार ने अपने ठीक है सर, कथनी और करनी में फर्क इस देश को दिख रहा है और मैं पूरी उम्मीद करती हूं, चूंकि आप अलग अलग राज्यों के तमाम वरिष्ठ मंत्री हैं, हिंदुस्तान के भीतर जो इंडिया और भारत के बीच एक बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है, जो बंटवारा दिख रहा है, एक बहुत बड़ी जो दीवार दिख रही है, कम से कम उस दीवार को तोड़ने का आप लोग काम करें ताकि जो बेबस है, जो गरीब है, जो मजदूर है, उसको भी इस लॉकडाउन पीरियड में राहत मिल पाए। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।